हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सरस्वती बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए बिहार के इतिहास से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड है और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में मिलता है? मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में, यानी कि महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और पुराण में। ये तीनों में जो है बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मगध सम्राट जारासंघ का उल्लेख इनमें से किस में मिलता है? जारासंघ का उल्लेख, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि महाभारत, भागवत पुराण और बौद्ध ग्रंथ। ये तीनों में जो है जारासंघ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव का अधिपति था? कितने हजार गांव का अधिपति था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार जो था वह 16,000 गांवों का अधिपति था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग जो है भूमि कर लेता था? कुल उपज का कितना प्रतिशत भाग जो है वह भूमि कर में लेता था? कितना भाग? तो 1/6 भाग जो है वह कुल उपज का टैक्स के रूप में लेता था। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मगध सम्राट बिंबिसार को सेनीय क्यों कहा जाता था? सेनीय की उपाधि जो है मगध सम्राट बिंबिसार को दी गई थी, क्यों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी सेना बनाए रखने के कारण जो है बिंबिसार को सेनीय कहा जाता था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति किया था? गौतम बुद्ध ने किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उस समय जो है मगध का शासक बिंबिसार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख जो है इनमें से किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निरायावली सूत्र में जो है अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किया गया है, निरायावली सूत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्ष तक युद्ध लड़ा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्षों तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 483 ईसा पूर्व में जो है राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? पाटलिपुत्र नगर को किस मगध सम्राट ने बसाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हर्यंक वंश का अंतिम सम्राट कौन था? हर्यंक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागदशक जो है वह हर्यंक वंश का अंतिम मगध सम्राट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई थी? किस मगध सम्राट के द्वारा वैशाली को वास्तविक राजधानी के रूप में अपनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुनाग। शिशुनाग ने जो है वैशाली को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अथवा प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महापद्म नंद को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस मगध सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था?
किस मगध सम्राट ने चाणक्य को अपने दरबार में अपमानित किया था? तो वह था घनानंद, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मगध सम्राट घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखा दत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त के एक नाट्य पुस्तक है, इसमें घनानंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? पाणिनि को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापद्म नंद ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? केंद्रीकृत व्यवस्था जो है किस सम्राट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो है वह कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह ग्रंथ कौन सा है? पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन इनमें से किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो वह ग्रंथ जो है वह इंडिका है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों का जो है वह प्रमुख होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियों का सहयोग रहता था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 समिति जो है उसमें रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 से 20 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीर्थ कहा जाता था। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभाग को तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 तीर्थ, यानी कि 18 विभाग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में जो है विभक्त थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 जो है 7 स्रोत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? मौर्यकालीन मुद्रा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्यकालीन मुद्रा को जो है पन्न के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार से है? सीता भूमि का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को जो है सीता भूमि कहा जाता है। भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को सीता भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक जो है एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत के रूप में किसे भेजा था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेगास्थनीज को भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? सेल्यूकस को, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है सेल्यूकस पराजित हुआ था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में कितने आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी गुफाओं में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? किस मगध सम्राट ने गुप्त संवत का प्रवर्तन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किस मगध सम्राट के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत पहुंचा था? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत पहुंचा था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 320 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में गुप्त शक्ति का संगठन का श्रेय, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, किस शासक ने सिंहल यानी कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में हुआ है, कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुमार गुप्त जो हैं वह नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बोधगया के महाबोधि मंदिर का स्थापना कब हुई? किसके काल में हुई? बोधगया के महाबोधि मंदिर की स्थापना जो है वह किसके काल में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? चीनी बौद्ध यात्री फाहियान जो है वह कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट जो है वह पाटलिपुत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को निःशुल्क भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। यह वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाहियान के द्वारा, जो प्रथम चीनी यात्री था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री इत्सिंग बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? इत्सिंग ने बिहार के किस विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक अध्ययन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक, तो वह था शशांक।
यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। गुप्तवंशी शासक किस धर्म को मानने वाले थे? गुप्तवंशी शासक जो हैं वह किस धर्म से को मानने वाले थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्तवंशी शासक जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? मगध के किस परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवित गुप्त। जीवित गुप्त जो है वह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। गुप्त काल के समाप्ति के बाद किस वंश का शासन मगध में स्थापित हुआ? गुप्त काल के समाप्ति के बाद किस वंश का शासन जो है मगध में स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौखरी वंश की स्थापना जो है मगध में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गुप्त काल के समाप्ति के बाद मगध में मौखरी वंश स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।